हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उमेश्वरी। मैं आपकी एजुकेटर होंगी केमिस्ट्री की क्लासेस के लिए। केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिज़िकल सब मैं आपको पढ़ाऊंगी और इसके लिए हम मेनली फोकस्ड रहेंगे, प्रॉपरली फोकस्ड रहेंगे यूनिवर्सिटी के सिलेबस के लिए, दैट इज़ क्लस्टर यूनिवर्सिटी। और जम्मू यूनिवर्सिटी के सिलेबस के लिए बिल्कुल फोकस होकर रहेंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर किया जाएगा। Hello students, in this video we will try to cover the syllabus of first semester of graduation under Jammu University for first semester। अब इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या सिलेबस होगा और दूसरी बात ये कि हम ये देखें अब इस टाइम पर हम लोगों ये सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे। हम नई न्यू वीडियोस लाते जाएंगे, आपको क्लासेस के साथ जुड़े रहना है सो दैट आपका सिलेबस इजीली कवर हो सके। ये वीडियोस आपकी स्टडी को और इजी बनाने के लिए हैं। आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ लेटर ऑन आपको हम नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, जो हैंड रिटन नोट्स होंगे हम वो प्रोवाइड करेंगे। इन वीडियोस में हम ट्राई करेंगे कि बिफोर आपके मेजर एग्ज़ाम से पहले ही हम लोग जो है ये सिलेबस को कवर कर सके। अब यहाँ पर हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर किसका इंट्रोडक्शन है, क्वांटम का। अब यहाँ पर क्वांटम का थोड़ा सा अलग नेचर आ जाता है। एज अगर आपने 11th का थोड़ा सा भी अगर आपको याद हो तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है जो टॉपिक था 11th में, उसमें क्या था, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, डी ब्रॉगली की रिलेशनशिप्स, उनकी हाइपोथेसिस। वहाँ पर आप लोगों ने जस्ट एक नाम पढ़ा था, दैट इज स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, है ना। सिर्फ नाम सुना था जिसमें उन्होंने साई की बात की थी, साई स्क्वायर की बात की थी। एंड साई का कोई अपना सिग्निफिकेंस नहीं होता है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि एप्लीकेशन क्या है स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन की, हमें हाइड्रोजन एटम के बारे में बताता है कि हाइड्रोजन की जो एटम के इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होंगी, है ना, वो सब। एंगुलर नोड्स में बताएगा, एंगुलर पार्ट रेडियल पार्ट की टर्म में बताएगा। फिर हम वेरिएशन देखेंगे कि 1s के टर्म में, 2s 2p 3s के टर्म में, ये सब कुछ पढ़ेंगे जिनका हमने सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं आपके एंगुलर और रेडियल नोट्स जो होंगे उनके सिग्निफिकेंसेस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्वांटम नंबर्स जो होंगे, ठीक है, वो देखेंगे। हम लोगों ने जो पढ़े हुए हैं क्वांटम नंबर्स वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर देखेंगे जो रूल्स जो होंगे जो इनको क्या कर रहे होंगे, गवर्न करने वाले जो भी रूल्स होंगे हम वो देखेंगे। ठीक है, कि जैसे हमारे पास अब्बा प्रिंसिपल है जो हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की कौन से के बाद कौन सा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फिल होगा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंस रूल कि इलेक्ट्रॉन को किस तरह की फिलिंग होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक्सचेंज एनर्जी। देखिए ये कॉन्सेप्ट है ना एक्सचेंज एनर्जी का, अभी आफ्टर ग्रेजुएशन यू विल लर्न दैट कि ये जो एक्सचेंज एनर्जी है ना, ये एक्सचेंज एनर्जी होती ही नहीं है एक्चुअल में, इट गेट्स चेंज्ड विद अनदर टर्म। ये होता है कि बेसिकली 11th-12th का बच्चा या ग्रेजुएशन के बच्चों को समझाने के लिए कि एक एक्सचेंज एनर्जी बोल दी जाती है, बट रियलिटी में ये एक्सचेंज एनर्जी नहीं होती है। इसके कुछ और टर्म है वो हम जो डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स होंगे तब पढ़ेंगे। हम ये बताएंगे कि जो हॉफ फील्ड है और जो फुल फील्ड है वो बाकी कॉन्फ़िगरेशन से क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आ जाता है, ये आ जाती है पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक लॉ। देखिए इसमें हमने क्या पढ़ने हैं, मेंडलीव, ठीक है, मोस्टली पढ़ना है। फिर पढ़ने है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स की क्या क्या यहाँ पर क्लासिफिकेशन किस तरह से किए, जो ब्लॉक्स बने हैं, जो पीरियोडिक टेबल आपका बनाया गया है वो किस तरह से बनाया गया है, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट है ना कि आउटर इलेक्ट्रॉन के साथ जो होगा वो कनेक्शन ना बनने देना, शील्डिंग इफेक्ट कौन दिखा रहा है, उनके इंटर रिलेशन क्या है, स्लेटर्स रूल क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट वेरिएशंस, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वेरिएशन
जो अफेक्ट करेंगे इसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी को, लाइक एटॉमिक आयनिक रेडियस, आपने यूजुअली देखा होगा कि नॉर्मल ट्रेंड से चीज़ें क्या हो जाती हैं, हट जाती हैं। जब हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज मस्ट डिक्रीज, है ना, बट बहुत से ऐसे रीज़न आ जाते हैं कि वो साइज डिक्रीज ही नहीं कर पाता, है ना, तो वो हम लोग पढ़ेंगे कि वो अगर वो डिक्रीज नहीं कर पा रहा तो क्या हो रहा है। और अगर हम एक तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखेंगे, एक टॉप टू बॉटम देखेंगे कि किस तरह के ट्रेंड्स जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं। फिर आता है कि एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं ना एस ब्लॉक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे जो लिथियम है वो मैग्नीशियम के साथ क्यों कुछ प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है और वो अपने ग्रुप से क्यों वेरिएशन दिखा रहा है, जबकि वो तो सेम हम लोगों ने किसके अंदर डाला हुआ था, उसको सेम ग्रुप के अंदर डाला था ना, तो उसको तो उस तरह से प्रॉपर्टीज जो है वो नहीं शो करनी चाहिए थी मैग्नीशियम के साथ, बट वो शो करता है, वो पढ़ेंगे। जैसे लिथियम का मैग्नीशियम के साथ पढ़ेंगे वैसे ही बेरिलियम का किसके साथ पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम के साथ। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो क्या आता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले हम दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, बिकॉज हम मेनली जो होगा वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबको बहुत डर लगता है, तो इसलिए हम लोग पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा 4th यूनिट है उसके अंदर क्या है, पोस्टुलेट्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, कि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका कैसा बिहेवियर होता है। ठीक है, आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस का आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम देयर आइडियल बिहेवियर, कि जो गैसेस है वो अपने आइडियल बिहेवियर से क्यों डेविएट कर रही है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, कि आप गैसेस को कितना कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, कॉजेस ऑफ डेविएशन ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट आती है मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, जिसके अंदर हम रूट मीन स्क्वायर पढ़ेंगे, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, मीन फ्री पाथ पढ़ेंगे, कोलिजन डायमीटर पढ़ेंगे, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस पढ़ेंगे, एलपीजी, क्रिटिकल फिनोमिनास क्या होते हैं। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है, ये सब कुछ आ जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे किसकी, वैन डर वाल इक्वेशन से, एंड एंड्रयूज आइसोथर्म किसका पढ़ेंगे, CO2 का। अब जो मेन टॉपिक हमने स्टार्ट करना है, लेट्स मूव टूवर्ड्स दैट, वो क्या है हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम किसकी बात करें, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, बेसिकली जो हमें मेन पोर्शन में पढ़ना है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जैसे इन्होंने टर्म्स दी है, क्या इंडक्टिव इफेक्ट है ना, उसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इट इज़ टेम्परेरी इफेक्ट, ये परमानेंट है, थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। मीजोमेरिक रेजोनेंस के अंदर ही आता है, बट इट गेट द प्रायोरिटी मोर ओवर द रेजोनेंस, मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेजोनेंस। जो रेजोनेंस होता है वैसा ही मीजोमेरिक होता है, बट अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे, किसी के अंदर अगर मीजोमेरिक इफेक्ट दिख रहा है तो वो बाकी किसी रेजोनेंस वाले कंपाउंड जिसके अंदर रेजोनेंस हो रही है उससे क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, वो हम देखेंगे डिटेल में कि किस तरह से। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन है ना, हाइपर कंजुगेशन जो है ये भी परमानेंट है, ये भी परमानेंट है, रेजोनेंस परमानेंट है, ओनली इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज दी जो है हमारे पास, ये क्या है, टेम्परेरी इफेक्ट है। ठीक है, कि पोलर नॉन पोलर कैसे हो रहे हैं ना, डाइपोल मूवमेंट कहाँ से होती है, मूव होती है डेल पॉजिटिव टू डेल नेगेटिव। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे हम बोल देते हैं कि अगर हम वाटर की बात करते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, कंपेरेटिवली एक नॉर्मल जो सोचा जाता है उससे क्या होता है, ज़्यादा होता है, अमोनिया का ज़्यादा होता है। क्यों, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो एनॉमलस बिहेवियर दिखाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज कहने का मतलब कि बॉन्ड होमोलिटिकली भी टूट सकती है, हेटेरोलिटिकली भी, मतलब अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से टूट रही है 50-50 पार्टीशन, दैट मीन्स होमोलिटिक। हेटेरोलिटिक फिशन हो गया कि किसी ने 80% रख दिया तो दूसरे को 20 ही मिल रहा है, या जिस भी तरह से होगा, बट म्यूचुअली नहीं होगा। ठीक है, उनके प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ। अब जब होमोलिटिक फिशन होती है तब तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, बट जब हेटेरोलिटिक फिशन होती है दैट वी गॉट दी इलेक्ट्रोफाइल्स एंड द न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं अगर इलेक्ट्रोफाइल नॉर्मल वी गेट दी कार्बोकैटायन एंड द कार्बोएनायन। मोर अगर प्रॉपरली बोला जाए
हम उनको इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोलेंगे, कार्बो एनायन एंड कार्बो कैटायन। क्लियर, ये बनेंगे। होमोलिटिक के केस में क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स। देन कम टू द रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में वही आगे कार्बो कैटायन है, कार्बो एनायन, उनके फ्री रेडिकल्स जो होंगे और कार्बन्स, इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इनकी ज्योमेट्री क्या होने वाली है ना, शेप, और उनका टाइप क्या है, ये सब कुछ हम क्या करेंगे जो होगा इस केस में हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे। बट अभी के लिए हम लोग किसकी तरफ मूव करेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे, जो हम लिख के देखेंगे। बिकॉज अगर स्लाइड से शो करूँगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का कोई भी मज़ा नहीं आएगा। वी विल ऑलवेज ट्राई टू लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमेशा लिख के पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, हमें ज़्यादा समझ आती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, या फिर हम इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या बोल सकते हैं बच्चा, दैट इज रूलिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम इसको रूलिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों बोलेंगे, बिकॉज द एंटायर बेसिकली जितना, अगर आपको कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कमांड चाहिए तो यही आपका क्या होता है, एक तरह से स्टार्टअप है। ठीक है, आप इसी को क्या कर सकते हो, यहीं से आप इसी को क्या कर सकते हो, बेसिकली स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यही सारा का सारा क्या है, आपका बेसिक है, इसीलिए इसी को हम क्या बोलते हैं, वेट अ सेकेंड, या बैक। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम क्या मान के चलते हैं, रूलिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब ये रूलिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब बात करते हैं, या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, उसकी बात करते हैं हम लोग। My handwriting might not be much, not be good, so just कॉपरेट। तो यहाँ पर ही हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा। ऑल्दो सिलेबस में पहले इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इस तरह से बताया गया है, बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, इंट्रोडक्शन में दूंगी, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रेजोनेंस। ठीक है, अब सबसे पहले किसी को देखने का, सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ने से पहले केमिस्ट्री का एक वे देखना है, थोड़ा सा हम लोगों को आइडिया लेना है चीज़ों की तरफ कि केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं, है ना, तो उसके लिए पढ़ने का कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि हमें किस तरह की जो है वो पढ़नी है ना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो हम जब केमिस्ट्री पढ़ने की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज़ का क्राइटेरिया देखने का नज़रिया होता है, जैसे अगर आप किसी न्यू पर्सन को देखते हो, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले लुक देखते हैं ना इंसान की, फेसियल या पर्सनैलिटी कैसी है। वैसे ही जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम बाहरी तौर पर क्या देखते हैं, एटम को देखते हैं कि वो कैसा है, उसकी बॉन्ड एक एटम की दूसरे एटम के साथ किस तरह से क्या है, बॉन्डिंग है ना, किसी ओवरलैप करते हैं ना इस तरह से, तो वो किस तरह से क्या है, ओवरलैप है, दैट मीन्स स्टेबिलिटी, है ना। अब स्टेबिलिटी भी क्या होती है, अलग अलग तरह की होती है। ठीक है ना,
जैसे हमारे पास क्या हो गई, थर्मल स्टेबिलिटी है ना, थर्मल स्टेबिलिटी। अब जो हम GOC या ROC पढ़ते हैं, यही रूलिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज ऑल मतलब एवरीथिंग अबाउट इट थर्मल स्टेबिलिटी, है ना। इलेक्ट्रिकल देखो थर्मल स्टेबिलिटी की जो हम किसी भी चीज़ की, अगर किसी भी कंपाउंड की स्टडी करते हैं ना, तो हम रूम टेम्परेचर पे स्टडी करते हैं, ठीक है, सबसे पहले। तो जो भी होगा हम उसकी क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे, है ना। ये हो गया कि जो हमें GOC के अंदर पढ़नी है, मेनली हमारा क्राइटेरिया क्या होने वाला है, स्टेबिलिटी देखने वाला होने वाला है, ठीक है। बट इन जनरल हम जो केमिस्ट्री के अंदर क्या देखते हैं, अलग अलग स्टेबिलिटी, मतलब हीट की स्टेबिलिटी मीन्स वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू लर्न अबाउट दी थर्मोडाइनमिक्स, कि कितनी एनर्जी रिएक्शन को होने के लिए लग रही है ना, ये कितनी रिलीज आउट हो रही है। इलेक्ट्रिकल की बात करें, है ना, विच इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स मेनली, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। और अब कि कोई रिएक्शन किसी को चीज़ को होने के लिए कितना टाइम ले रही है, राइट। कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, तो आपने कहा कि हाँ मैम हम ला देते हैं, है ना, पर कितनी देर में, यू डिडंट मेंशन दी टाइम, हो सकता है 20 दिन बाद लाओ, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा है, प्यास तो अभी लगी है ना। तो एनर्जी का हम ये देखेंगे कि हमें किस तरह की, हाँ अगर हाँ भाई 1 घंटे बाद पानी मिल रहा है तो हाँ हम मैनेज कर सकते हैं, दैट मीन्स टाइम। तो टाइम हमें कौन बताने वाला है, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, है ना, शॉर्ट टर्म्स अगर हम देखेंगे हमारे पास है। अब ये भी आ गया, नेक्स्ट आ गया हमारे पास कि अगर हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड चल रही है, जो हम इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, अलग अलग ब्रांचेस हैं किसकी, केमिस्ट्री की, है ना। जो हमने एक तरह से ब्रांचेस नहीं बोल सकते, बट ये बोल सकते हैं कि जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं वो किस तरह से आ रहा है ना, कि हमें अगर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री तो उसका स्टार्टअप क्या है चीज़ों को लेकर के, ठीक है। अब हमें जो इसके अंदर पढ़नी है वो हमें रूम टेम्परेचर की स्टेबिलिटी पढ़नी है। स्टेबिलिटी हम किस तरह से पढ़ेंगे कि उसके साथ कंपाउंड कौन से लगे हैं, है ना, रूम टेम्परेचर पे वो कितना स्टेबल है सबसे पहले, फिर अगर मैंने उसके साथ कोई कंपोनेंट लगा दिया, लाइक कोई बल्कि ग्रुप लगा दिया, तो वो कंपोनेंट कितना ज़्यादा क्या है, स्टेबल है ना, उस टर्म में हम इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हमने स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया मैंने आपसे बताया कि हमें किसी चीज़ को अगर देखने का नज़रिया है तो क्या है हमारा, सबसे पहले हम क्या देखते हैं किसी भी चीज़ के कंपाउंड में, केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी, ठीक है। अब अगर हम जैसे अगर हमने क्या पढ़नी, रूम टेम्परेचर पर ही पढ़नी है। अब इट मीन्स कि अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, दैट मीन्स जो एनर्जी होगी वो कम होगी, है ना, दैट विल बी लेस। और अगर मैं किसी चीज़ की बात करूँ, अगर मैं एटम की बात कर रही हूँ, है ना, उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है ना वैलेंस शेल में, और यहाँ पर क्या है, दैट इज न्यूक्लियस। अब अगर मैं कुछ एनर्जी दे, मतलब रूम टेम्परेचर पर भी है, इन केस अगर हमने थोड़ी बहुत एनर्जी दे भी दी, है ना, तो उससे यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को तो इफेक्ट पड़ जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है ना, लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो यहाँ से चला गया, बट न्यूक्लियस पे कुछ इफेक्ट हुआ नहीं, कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देख के चलें कि कोई हैवी वेट पर्सन है ना, किसी का जो वेट है हमारे पास वो ज़्यादा है, वेट क्या है, ज़्यादा है, और किसी का वेट जो है वो क्या है, कम है। सेकंड केस, अगर सेम ही फोर्स से या सेम ही एनर्जी से अगर आप इसके ऊपर अगर बॉल मार रहे हो, इसको कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या जो मोटा पर्सन होगा उसको अगर धक्का भी लगेगा तो वो हो सकता है अपने आप को बैलेंस कर सके, है ना, क्योंकि उसको उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर जो कम वेट वाला पर्सन होगा या जो पतला होगा, तो अगर उसको ज़ोर से पुश लगेगा, वो बेचारा तो आगे मतलब दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, उसको झटका लगेगा। दिस मीन्स कि रूम मतलब जो क्या होगा, जो हैवी वेट होगा या जो क्या होगा, भारी होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा, इन शॉर्ट उसको इफेक्ट नहीं होगा, पर जिसका मास कम है उसको इफेक्ट होगा। दिस मीन्स कि जितनी भी हमारे पास क्या है, ROC है, ये सारी की सारी किसके बारे में है,
इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। किसके बारे में है? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ना कि न्यूक्लियस के बारे में। दिस मीन्स कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तभी तो उसने आपके सिलेबस में लिखा है ना, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बोल दो या सिंपली डिस्प्लेसमेंट ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया है? मेंशन किया है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो डिस्प्लेसमेंट होती है किसी भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की, वो पहली कौन सी होगी, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर सिर्फ किसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी, अब पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरा पहले मैं ये बता देती हूँ, फिर बताती हूँ कि पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट क्यों इजीली हो रहा है, सिग्मा का इजीली क्यों नहीं। और अगर इफ पाई इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट displace than sigma electrons, ठीक है, will get displaced, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट ये बोल रहा है, ये तो हो गया कि पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या हो गया कि पाई इलेक्ट्रॉन का भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है प्लस एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन का भी क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर इसने कहा कि अगर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन की। अगर सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, देखिए मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ साइड पे, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, देन इट इज रेजोनेंस। तब क्या होगा? रेजोनेंस। और अगर सिर्फ और सिर्फ किसका हो रहा है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, देन क्या होने वाला है? दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। और अगर दोनों एक साथ हो रहा है, दैट मीन्स इट इज हाइपर कंजुगेशन। क्या है बच्चा? हाइपर कंजुगेशन। I hope this is clear. If you have any doubt regarding the topic, let me know in the comment box. Okay? देखिए ये आ गया हमारे पास। अब ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमने एक चीज़ तो सीख ली ना अब, कि हमारे पास अगर सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है ना, देन इट विल बी क्या हो जाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। कौन सा इफेक्ट है, क्या है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप सिर्फ नाम के लिए अभी के लिए देख लीजिए कि ये क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है। और अगर पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, देन इट इज रेजोनेंस, है ना। और अगर पाई प्लस सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो रहा है, देन इट इज हाइपर कंजुगेशन, राइट। बट नाउ अब हम ये देखेंगे कि रेजोनेंस को हम स्टेबल क्यों मान रहे हैं, या हम ये देखेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इजीली क्यों हो जाती है ना। हम ये चीज़ लेके चलते हैं ना कि रेजोनेंस इफेक्ट इज फर्स्टली एंड इजीली सीन बिकॉज देयर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। कि अब अगर हम बोलते हैं ना कि रेजोनेंस की बात करते हैं, रेजोनेंस ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, अगर कहीं पे रेजोनेंस हो, थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको पहले का, बाकी हम डिटेल में यहाँ पढ़ ही रहे हैं। तो रेजोनेंस
जो होगा, मतलब अभी के लिए मैं बताती हूँ कि रेजोनेंस प्रॉपरली क्या है। बट रेजोनेंस में मेनली जो है हमें यहाँ पर पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से क्या करें, डिस्प्लेस करें। जब इलेक्ट्रॉन की बात करें रेजोनेंस की, तो कौन डिस्प्लेस हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। और पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इज easier than sigma electron displacement, राइट। अब आपको अगर याद हो, आपने 11th का ऑर्गेनिक पार्ट या फिर 11th का ही हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर अगर ध्यान से थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हेड ऑन ओवरलैप से बनता है। क्या होता है, हेड ऑन ओवरलैप से बनता है, राइट, है ना। कि ऑर्बिटल किस तरह से ओवरलैप करते हैं, अगर मैं पी ऑर्बिटल की ही यहाँ पर अगर बात करूँ तो इस तरह से ओवरलैप करते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पर ये भी पी एक्स ऑर्बिटल ले लूँ, ये भी पी एक्स ले लूँ, तो इस तरह से ओवरलैप करेंगे। बट अगर मैं किसकी बात करूँ, पाई बॉन्ड की, वो कैसा बनता है आपका, साइडवेज ओवरलैप से। किससे, साइडवेज ओवरलैप से, ठीक है। तो साइडवेज ओवरलैप कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह से, है ना, इस तरह से, है ना। तो हमने उस टाइम पे क्या बोला था कि दिस इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड दिस इज द वीकर बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट जो था। अब जो बॉन्ड वीक है उसी के इलेक्ट्रॉन की क्या हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। उसी के इलेक्ट्रॉन को तो डिस्प्लेसमेंट किया जा सकता है, डिस्प्लेस किया जा सकता है, आगे घुमाया सकता है। जो बंदा स्ट्रॉन्ग होता है, क्या कोई भी पर्सन कभी अपने स्ट्रॉन्ग पर्सन के सामने थोड़ी ना जाके चिल्लाता है। क्या आप अपने किसी जो आपसे उम्र में बड़ा होगा या ओहदे में बड़ा होगा, आप कभी भी उससे आर्ग्यू नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। उसी तरह से जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डिस्प्लेस करना इस हमारे लिए हार्ड होता है, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ऑल्दो जो हमारे पाई बॉन्ड होते हैं उनके जो जो क्या है, वीक बॉन्ड है, तो उसके इलेक्ट्रॉन को घुमाना इज इजी, डिस्प्लेस करना इज ईजियर। दैट इज वाई जो हमारे पास क्या होता है, जो रेजोनेंस है, दैट इज जो हमारे पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको डिस्प्लेस करना इज ईजियर, ठीक है। ये क्या है, इजी है, क्लियर। अब हम बाकी चीज़ें अगर देखेंगे हमारे पास, कि अब जो हमारे पास ये आ जाता है कि अगर हम देखें स्टेबिलिटी पैटर्न देखेंगे ना, अगर हम किसी भी चीज़ का, उसमें सबसे पहले मीजोमेरिक आता है, या मीजोमेरिक और रेजोनेंस आपके लिए आप एक जैसा समझ सकते हो, बट मोस्टली मीजोमेरिक, देन नॉर्मल रेजोनेंस, देन आपके पास आएगा आपका हाइपर कंजुगेशन, एंड एट लास्ट इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास अब जो रेजोनेंस है ना, पाई इलेक्ट्रॉन, आपका टॉपिक क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ना, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन ऑफ सॉरी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर अब देखिए ये कितनी तरह किस तरह की होती है ना, उस तरह से हम क्या करेंगे इसको देखेंगे। तो हमारे पास कौन कौन सी तरह की होती है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास आती है, किस तरह से रेजोनेंस हम लोग देखेंगे इसके अंदर, सॉरी, और यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर हमने जो पढ़ना है, फर्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे इसके अंदर वो क्या है हमारे पास, रेजोनेंस। क्या है, रेजोनेंस, ठीक है। अब रेजोनेंस के अंदर हमने जो देखने हैं टॉपिक, वो देखेंगे कि कौन कौन से हैं हमारे पास। देखिए
फर्स्ट टॉपिक आपके पास इसके अंदर आ जाता है, दैट इज लोन पेयर। ठीक है, किसके किसके बीच में रेजोनेंस होगी, एक लोन पेयर के बीच में होगी और एक किसके बीच में होगी, पाई बॉन्ड के बीच में। ठीक है, सेकंड आ जाता है किसके बीच में होगी, पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड के बीच में। तीसरा आ जाता है नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में। फोर्थ हमारे पास आ जाता है फ्री रेडिकल। ठीक है, या हम बोल सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और फ्री रेडिकल एंड किसके बीच में, पाई बॉन्ड के बीच में अगेन। फिफ्थ आ जाता है आपके पास पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बीच में। सिक्स्थ आ जाएगा बच्चा बिटवीन लोन पेयर एंड वेकेंट ऑर्बिट। ठीक है, ये तो आ गया कि रेजोनेंस के टाइप्स। आपने सबसे बेसिक जो एग्जांपल आपके माइंड में वो जो हर किसी को याद होती है, दैट इज पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। एंड द मोस्ट फेमस एग्जांपल जो हर बच्चे को याद होता है कि हमने कोई ना कोई किस तरह का क्या होगा, कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाया होगा, ये हम लोग 10th से देखते आते हैं, दैट इज बेंजीन। ये कोई भी नहीं भूल सकता क्योंकि सबसे इजी स्ट्रक्चर होता है। हम सबसे स्टार्टिंग से रेजोनेंस अगर किसी के अंदर सुनते भी हैं, दैट इज इट बेंजीन। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले आता है कि रेजोनेंस है क्या। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास रेजोनेंस बेसिकली क्या है, उसका मेनली मतलब क्या है हमारे पास, है ना, किसी भी चीज़ का। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाते हैं, रेजोनेंस की अगर हम क्या करते हैं, बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे। ठीक है, जिसे हमने क्या, अगर मैं आपके पास एग्जांपल ही ले लूँ यहाँ पर, ठीक है, किसकी अगर रेजोनेंस की ही हम जैसे बात कर रहे हैं, है ना, अगर हम इसी की बात करें तो सबसे पहले हमने बेंजीन उठाया। ठीक है, जहाँ से बेसिकली रेजोनेंस की क्या हुई थी, शुरुआत जो हमने देखी गई थी, है ना। हम लोगों ने जब इस कंपाउंड की क्या की बच्चा, स्टडी की, है ना, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, ये तो नॉर्मल पता होगा ना कि जो डबल बॉन्ड होती है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है ना। डबल बॉन्ड की डबल बॉन्ड लेंथ क्या होती है, लेस होती है किससे, सिंगल बॉन्ड से, है ना, इतना तो पता ही है। अब तो इट मीन्स जो हमने जब इसकी स्टडी की गई, जो भी हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होती हैं उनकी हेल्प से, वो कोई एक टेक्निक है जिससे हम किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। जब हमने ये स्टडी की गई तो हमें ये पता लगा कि यहाँ पर और यहाँ पर जो जितनी भी बॉन्ड्स है ना, सिंगल डबल, सबकी बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल, है ना, सबकी बॉन्ड लेंथ क्या आई बच्चा, इक्वल है। बट जब हम इस स्ट्रक्चर को देख रहे थे तब तो हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, है ना, कहीं पर डबल थी कहीं पर सिंगल थी, तो हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, सिंगल वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी होनी चाहिए थी एज कम्पेयर टू द डबल बॉन्ड। बट रियलिटी में ऐसा नहीं था, सारी की सारी बॉन्ड लेंथ क्या थी, इक्वल थी। क्लियर। अब तो उन्होंने क्या किया कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इन केमिस्ट्री मोस्ट ऑफ दी जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे, थ्योरीज, जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट होंगे, वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, हम सबसे पहले कोई प्रैक्टिकल या कोई भी एक्सपेरिमेंट हो गया या कोई स्टडी हो गई वो करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास रिजल्ट आते हैं ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या दी जाती हैं, अलग अलग थ्योरीज दी जाती हैं। तभी तो एक थ्योरी आके दूसरे को फेल करती है। क्यों? क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होते हैं, एक जो होती है वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तब भी तो आपको केमिस्ट्री में इतनी सारी थ्योरीज पढ़नी है, साइंस में आपको इतनी सारी थ्योरीज पढ़नी पड़ती है। क्यों?
क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं उनको कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाती चीज़ें, और जब वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगी तो उनके ड्रॉबैक्स तो निकलेंगे ना, इसीलिए। अब जो रेजोनेंस थी, अब वहाँ पर तो बॉन्ड लेंथ सारी की सारी कुल आ रही है, बॉन्ड एनर्जी सेम आ रही है हर लेंथ पे, है ना, पूरे स्ट्रक्चर में। तो अब उन्होंने ये सोचा कि इसका क्या किया जाए, हम इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने दो स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर दिए, किसके, बेंजीन के। कौन कौन सा, एक ये और दूसरा स्ट्रक्चर क्या दे दिया बच्चा, ये, ठीक है। और इन दोनों का क्या दे दिया, कैनोनिकल स्ट्रक्चर दे दिया, ये। इस तरह से मेंशन करके, है ना। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जब एक स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, तो उस टाइम पर उसके क्या किए जाते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जिनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, या क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। वो दिए जाते हैं टू एक्सप्लेन इट्स कम्प्लीटली प्रॉपर्टीज़। और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनते हैं, ये हमारे क्या आ जाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये हमारा क्या आ गया, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ठीक है। ये आता है रेजोनेंस का बेसिक जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हमारे पास रेजोनेंस की नीड क्या पड़ गई हम लोगों को, है ना, ये सब कुछ, ठीक है। देखिए अब मैं आपके लिए एक बार जो डेफिनेशन है उसको लिख देती हूँ, ठीक है, और साथ में रीड कर देती हूँ, ठीक है। द फिनोमिना, the phenomenon in which two or more electronic structure, मैं इलेक्ट्रॉन इस तरह से लिखती हूँ, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैन बी रिटन for a molecule and the real structure of molecule and the real structure of molecule is said to be resonance hybrid of these various structures is called, various possible लिख दीजिएगा बीच में, various possible structures is called resonance। और जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये जो ये स्ट्रक्चर है, दैट इज resonance hybrid, okay। I hope this is enough for today. In next lecture we will study कि हमारे पास सबसे पहले कि हम अलग अलग कंपाउंड्स के एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, दूसरा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमारे पास होते हैं, है ना, कि रेजोनेंस अगर कंपाउंड में हो रही है वो किन कंपाउंड्स में हो रही है, उसकी क्या क्या नीड्स हैं, वो किस तरह से जो होगी वो रेजोनेंस होंगी, कौन से ऑर्बिटल में पॉसिबल है, कौन से में नहीं है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट इन थर्ड लेक्चर हम देखेंगे कि अगर हम जो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है
मोस्टली वी विल स्टडी अबाउट द बेंजीन कि अगर हम उसके ऊपर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो वो क्या होगा, उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, वो सब चीज़ें हम क्या करेंगे इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे. टिल देन स्टे कनेक्टेड टू द चैनल एंड अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए. विश यू ऑल द बेस्ट.